आज तक वो क्या चीज इतना पावरफुल बनाती है? उसका एंटी मैजिक, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, या कुछ और? जो चीज उसे पावरफुल बनाती है वो है उसका नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड और उसका अपने गोल के लिए पागलपन। और आज हम जिस मांगा की बात करने वाले हैं, यहाँ तुम्हें ये सब देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर भी हमारा मेन कैरेक्टर इस जादुई दुनिया में मैजिकलेस है, बट फिर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब शुरू से शुरू करते हुए मैं तुम्हें लास्ट 2 सीजन का रिकेप दूं तो इससे मिलो। ये है विल सेल्फोर्ड। ये इस मैजिकल वर्ल्ड में रहता है बगैर मैजिक के, जहाँ सब मैजिक से फाइट करते हैं। ये यूज करता है स्वॉर्ड, और तो और ये भाई पढ़ते हैं मैजिक अकेडमी में, ये सोचकर ये कभी ना कभी तो शायद इन्हें मैजिक यूज करना आ ही जाए। अब इन्हें कोई बताओ कि ऐसा नहीं होने वाला। अब इनको बनना है मागिया वेंडर। अब मागिया वेंडर क्या है? टॉप मेज पोजीशन। अब क्यों बनना है? क्योंकि भाई की बंदी मागिया वेंडर है, और जो लोग भी मागिया वेंडर होते हैं उन्हें टावर में रहना पड़ता है। अब भाई को अगर अपनी बंदी से मिलना है और उसके साथ रहना है तो भाई को बनना पड़ेगा मागिया वेंडर, या कम से कम टावर पर तो चढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन भाई के पास क्योंकि मैजिक नहीं, तो अकेडमी के दूसरे बच्चे उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। भाई के सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, एक ये और एक ये। विल के क्लास इंचार्ज भी नहीं चाहता कि वो टावर पर पहुंचे, जबकि यहीं पर एक सर और भी हैं जो विल को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। विल अकेला रोज डेंजन में जाकर फाइट्स करता है और स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। और एक दिन ये बाकी स्टूडेंट के साथ जब डेंजन में आता है तो यहाँ पर 2 बंदे इन पर एक मॉन्स्टर छोड़ देते हैं। अब क्योंकि इस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा हाई था, तो ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने में। लेकिन एट द एंड ये विल की हेल्प से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और यही वो पॉइंट था जब अकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स की नजरों में विल को इज्जत मिली, एक बंदे को छोड़कर। खैर इसे साइड करो। और ये सब कुछ होता किसी और ने भी देखा, और ये थे किंग और फिन। ये लोग डेंजन की गहराइयों से लौट रहे थे। अब फिन विल को देखकर पहचान लेता है कि यही है वो सोर्ड या विस, जो भी तुम कह लो, जो उन्हें बचाएगा। अब सीजन 1 तो यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन सीजन 2 की स्टार्टिंग थोड़ी दर्दनाक होती है, जहां विल अकेडमी में हर टेस्ट के अंदर टॉप कर रहा होता है। कोई सर चाहकर भी उसके नंबर नहीं काट पा रहा होता। तभी ये बंदा सोचता है कि वो विल से ऐसा कौन सा सवाल पूछे जिसका विल जवाब न दे पाए और उसे वो नंबर काट कर टावर में जाने से रोक पाए। वेल अगर किसी को नहीं पता कि टावर पर चढ़ते कैसे हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। पहले वो लोग जो कि अकेडमी से पास आउट होंगे 6 साल के अंदर 7200 क्रेडिट के साथ। तरीका नंबर 2, अगर कोई स्टूडेंट कोई न्यू स्पेल क्रिएट करता है तो वो टावर में डायरेक्ट चढ़ सकता है। तीसरे वो लोग जिन्हें ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के अंदर खुद मागिया वेंडर्स अपनी टीम में स्काउट करते हैं। अगर स्काउट हो गए तो डायरेक्ट टावर। अब क्योंकि विल के पास कोई मैजिक नहीं, तो वो कोई न्यू स्पेल बना नहीं सकता, और किसी और मागिया वेंडर की नजरों में आने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अब तुम यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि अल्फारिया उसे डायरेक्ट स्काउट क्यों नहीं कर लेती। वेल इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन ये है। वेल अगर अल्फारिया विल को डायरेक्ट अपनी टीम में स्काउट करती तो टावर में उसका मजाक उड़ सकता था, और काफी सारे लोग विल के खिलाफ भी हो सकते थे, जो चीज हम आगे देखने भी वाले हैं। खैर अब विल के सर उसे सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर मैजिक क्या है और उसकी फील कैसी होती है। वेल इसका जवाब देने के लिए आपके पास मैजिक होना भी चाहिए, आपने कभी मैजिक को फील भी किया होना चाहिए। और विल इसका जवाब नहीं दे पाता और वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है, और वो अपने 7200 क्रेडिट पूरे नहीं कर पाता। वेल यहाँ पर टोटल क्रेडिट होते हैं 12000, जिनमें से 3600 क्रेडिट होते हैं राइटिंग के, और 3600 होते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, और 4800 होते हैं स्पेल वर्क के। अब स्पेल वर्क वाले जो क्रेडिट हैं वो विल हासिल नहीं कर सकता, तो उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रिटर्न में फुल स्कोर करना होगा, जो कि उसने किया भी सही जब तक लास्ट में इस सर ने हगा नहीं। अब विल अपनी मोहब्बत को अपने से दूर जाता देखकर बहुत ही ज्यादा गमजदा होता है। तभी कुछ मॉन्स्टर शहर के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनको छोड़ा था इन लोगों ने। वेल ये वही लोग हैं जिन्होंने सीजन 1 में विल और उसके दोस्तों पर डेंजन में अटैक किया था। विल ये सब देखकर जल्दी से वहां से निकल जाता है दूसरे लोगों को बचाने के लिए, और जहां बाकी बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इन बीस्ट्स को मारने में, विल एक ही अटैक में उनका काम तमाम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि विल आखिरकार है तो एक नॉर्मल इंसान ही ना, वो आखिरकार कितने ही बीस्ट को मार लेगा, जबकि बीस्ट पूरे शहर में फैले हुए हैं। और हाँ, ये बैरियर क्यों बनाते हैं, किससे बचने के लिए बनाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वेल अब हर तरफ तबाही मच रही होती है और लोग मर रहे होते हैं, और विल इस बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। वेल अब इसे लड़ाई कहेंगे भी या नहीं ये तुम खुद ही देख लो, क्योंकि यहाँ विल बुरी तरीके से पिट रहा था। अब यहाँ पर रोस्टी विल की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन वो विल को बचाते हुए मारा जाता है। तभी प्रोफेसर वर्कनर आकर विल को यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन मर्जी उनका रास्ता रोक लेता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर वर्कनर भी मारे जाते हैं, और विल इन सबसे काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो खुद को कोसने लगता है। तभी एंट्री होती है फिन की, जो कि विल को समझाता है और उसकी पावर्स को अनलॉक करता है। अब इसका क्या चक्कर है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तभी एक बॉस मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसका मुकाबला इस पूरे बैटलफील्ड के अंदर कोई भी नहीं कर सकता था। और मागिया वेंडर इस लड़ाई को इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि आज के दिन यहाँ पर एक इवेंट है जिसे टर्मिनेलिया कहा जाता है। इस दिन सारे मागिया वेंडर्स मिलकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी मैजिक पावर खत्म हो जाती है। और यही वो दिन होता है जब वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, और दुश्मन को ये बात अच्छे से पता थी, और इसलिए उन्होंने आज के दिन हमला किया ताकि वो मागिया वेंडर्स को इजीली हरा सकें। लेकिन किंग मागिया वेंडर्स को अलाउ नहीं करते कि वो टावर से बाहर जाएं। विल पहुंचता है बॉस मॉन्स्टर से लड़ने, वो वहां उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, और सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। और इस पॉइंट पर भाई मुझे इतने हैवी किस्म में गूज़बम्स आए ना भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लेकिन तभी विल की तलवार टूट जाती है और सबको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी अल्फारिया अपना मैजिक विल को देती है। अब विल का सीन कुछ इस तरीके से है कि उसके पास खुद का तो कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वो दूसरे का मैजिक यूज कर सकता है। अब अल्फारिया का मैजिक मिलने के बाद विल फुली चार्ज हो जाता है, और इस बार वो मॉन्स्टर को और भी गंदी तरह मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे खड़े लोग सभी काफी ज्यादा शौक में थे। एक तो वजह ये थी कि विल काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, और दूसरी वजह ये थी कि जो सामने जो बीस्ट है उस पर मैजिक ही असर नहीं करता, लेकिन विल इस टाइम उसे मैजिक से ही मार रहा है। अब क्योंकि विल
अल्फारिया के मैजिक को बहुत अच्छे से जानता है, तो इस बात का वो फायदा पूरे तरीके से उठाता है और उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें प्रोफेसर वर्कनर को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होते हैं और इन्हें बचाया था फिन ने। और आज ही है वो दिन जब सभी लोगों को टावर पे चढ़ने की परमिशन दी जाती है। सभी लोग जिन्होंने टावर पे चढ़ने का क्राइटेरिया कंप्लीट किया था उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है। तभी एंड में प्रिंसिपल विल का नाम लेती हैं और कहती हैं कि विल को भी हम टावर पे चढ़ने की परमिशन दे रहे हैं। प्रोफेसर एडवर्ड प्रिंसिपल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें चुप करा देती हैं और कहती हैं कि विल ने न्यू स्पेल इजाद किया है जिसका नाम है हिम्मत, और इसी स्पेल की वजह से सभी लोग सलामत हैं, तो हम विल के स्पेल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल आगे कहती हैं जो मेरी इस बात को सपोर्ट करते हैं वो क्लैप करें। अब भाई पूरे हाल में कोई भी क्लैप नहीं कर रहा होता, लेकिन ये बंदा सियोन ये पहला बंदा था भाई जिसने विल के लिए क्लैप किया, और ये बंदा वो था जिसने विल को हमेशा बुली किया, लेकिन इसने ही सबसे पहले विल को सपोर्ट किया और इसके बाद पूरे हॉल के अंदर क्लैपिंग ही क्लैपिंग होने लगी। अब आगे विल टावर में पहुंच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू मुश्किल उसका इंतजार कर रही होती है। विल मागिया वेंडर्स के सामने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से सभी मागिया वेंडर उसे अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे। लेकिन भाई तभी ये बंदा कहता है कि भाई विल के पास तो मैजिक ही नहीं है, तो उसे हम टावर में चढ़ने की परमिशन नहीं दे सकते, ये टावर के रूल्स के खिलाफ है, और अगर हमने ऐसा किया तो ये टावर की बेइज्जती होगी। भाई लिटरली इसकी ये बात सुनकर ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। और तभी वो बंदा कुछ बीस्ट को समन करता है जिनको सिर्फ मैजिक से ही हराया जा सकता है। अब विल के पास तो मैजिक नहीं है, तो वो इन मैजिक बीस्ट से लड़ ही नहीं सकता, जितना मर्जी लड़ ले वो इन्हें हरा ही नहीं सकता। आपके पास मैजिक होना जरूरी है, चाहे आपके पास मैजिक की एक बूंद ही क्यों ना हो, और ऐसा ही होता है। विल यहाँ पर हार जाता है। अब ये बंदा भाई ये है अपर इंस्टीट्यूट से, ये विल को खुद अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहता है। नहीं, किसी अच्छे काम के लिए नहीं करना चाहता, ये उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लेकिन विल की किस्मत इस बार अच्छी थी, उसके पास एक और मौका था, क्योंकि इस साल 2 टेस्ट होने वाले थे। अब तुम्हें याद ही होगा टर्मिनेलिया वाले सीन के अंदर काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। अब सोल्जर्स कह लो, मैजिक नाइट्स कह लो, जो भी कहना इनको, तो इसी वजह से भाई ये 2 बार टेस्ट ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों को ये अपने स्क्वाड में रिक्रूट कर सकें। अब विल अपने टेस्ट की तैयारी करने लगता है जूलियस के साथ। वैसे तो भाई ये बंदा खुद कहता है कि ये विल को पसंद नहीं करता और बस अल्फारिया की नजरों में उठने के लिए विल को हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये एक अच्छा बंदा है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग के दौरान अपर इंस्टीट्यूट वाले इन पर अटैक करवा देते हैं। तभी ये विच आकर इनको बचा लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब वो विल को खुद से मैजिक यूज करना सिखाती है, जिसकी वजह से विल टेस्ट को पास कर लेता है। लेकिन भाई अपर इंस्टीट्यूट वाले इस बार दोबारा रोला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जियो बीच में आ जाता है और वो एक अटैक विल पर कर देता है। अब जियो का कहना यह था कि अगर विल इस अटैक को झेल लेता है तो हम उसकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकते, और ऐसा ही होता है। विल उस अटैक को झेल लेता है, लेकिन भाई यहीं पे आता है एक और ट्विस्ट। जियो कहता है कि मैंने इसको अपने स्क्वाड में लेना है, लेकिन अल्फारिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और भाई वो तो जियो को मारने की धमकी दे देती है। और आगे अल्फारिया कहती है कि विल एक इकलौती ऐसी चीज है जो वो किसी को नहीं दे सकती, लेकिन जियो भी पीछे नहीं हटता और इन दोनों के दरमियान बैटल शुरू हो जाती है। और इसी लड़ाई के बाद ये लोग फैसला करेंगे कि विल को आखिरकार कौन अपनी टीम में रिक्रूट करेगा। अब इस टाइम पर विल बेहोश था, क्योंकि भाई जियो ने उसको प्यार प्यार में करंट लगा दिया था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और शुरू में लग रहा था भाई कि अल्फारिया जियो के ऊपर भारी पड़ रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। लेकिन जियो भाई बुरे तरीके के साथ अल्फारिया को पीटना शुरू कर देता है और अल्फारिया बहुत बुरी हालत में होती है। लेकिन तभी विल अल्फारिया का नाम लेता है, जिसके बाद अल्फारिया पूरे तरीके से पागल हो जाती है। जियो उसके ऊपर बिजली की रफ्तार से अटैक करता है, लेकिन अल्फारिया भाई उससे भी जमा देती है। क्या क्रेजी मोमेंट था। और उसके बाद अल्फारिया जियो के मुंह पे एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब भाई यहाँ पर ये दोनों अपना लास्ट अटैक करने वाले हैं, जिसे तुम ग्रैंड मैजिक भी कह सकते हो। अब ये दोनों यहाँ पर अपने बीस्ट को समन कर लेते हैं और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है। वेल अब हम शुरू करेंगे एपिसोड नंबर 12, जिसे मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद आगे की सीरीज कंटिन्यू रहेगी एपिसोड की सूरत में। वेल हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इन दोनों के बीस्ट दिखाए जाते हैं। ये दोनों बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनके अटैक से निकलने वाली एनर्जी वेव इतनी ज्यादा थी कि बाहर शहर के लोग भी उसको महसूस कर पा रहे थे। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं कि टावर के अंदर से धमाकों की आवाज आ रही है और इस लेवल के धमाके जो लोग पैदा कर सकते हैं वो और कोई नहीं मागिया वेंडर्स ही हैं। प्रोफेसर एडवर्ड भी ये बात समझ जाते हैं कि ये मागिया वेंडर्स ही कर रहे हैं और हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी है और सारे बंदे शौक में थे। और ये लड़की कहती है कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ, और उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि मुझे तो लगा था मैं टोस्ट बन जाऊंगा। विल चिल्लाता है अल्फारिया और हमें अल्फारिया और जियो को दिखाया जाता है, जो दोनों ही बहुत बुरे तरीके से घायल थे, यानी ये मुकाबला ड्रॉ रहा। जियो कहता है लगता है हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम मेरा अटैक झेल लोगी। अल्फारिया कहती है मैं भी तुम्हारे बारे में यही बात कह सकती हूँ। जियो कहता है लास्ट स्पेल में मेरा सारा मैजिक खत्म हो गया, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, जिस पर अल्फारिया पूरे तरीके से हामी भरती है। और भाई हमें ये क्रेजी पैनल दिखाया जाता है। अब चलो भाई जियो तो जानवर है, लेकिन भाई तुम ये देखो कि अल्फारिया ने अपना ऑल आउट दे दिया सिर्फ और सिर्फ विल के लिए। अब जो लोग अल्फारिया को कहते थे ना कि भाई वो जाके सिर्फ सुकून से बैठी हुई है, उसको विल की कोई परवाह नहीं है, विल यहाँ पे उसके लिए मरा जा रहा है, तो भाई देख लो उसने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी लड़ाई दोबारा से शुरू करने लगते हैं, लेकिन 2 मागिया वेंडर्स आकर इनको रोक देते हैं और कहते हैं बहुत हुआ। अल्फारिया कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ एलेनोर। एलेनोर कहती है मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम एक दूसरे को मार दो, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। जियो इस कैरेट से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कैरेट कहता है कितने शर्म की बात है, हम बैठकर तुम्हारा तमाशा देखते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपना फैसला नहीं कर पाए। लेकिन अब जब किंग यहाँ पर आ रहे हैं तो अब वो ही कोई फैसला सुनाएंगे। और हमें अगले पैनल में किंग को दिखाया जाता है, जो कहते हैं इनफ, मैं अब मागिया वेंडर्स के दौरान किसी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जियो कहता है तुम इससे
दूर रहो, एंशिएंट व्हाइट बियर्ड। अल्फारिया भी कहती है कि मामला ऐसे खत्म नहीं हो सकता जब तक हम विल की प्लेसमेंट के फैसला ना कर लें। जिस पर जियो कहता है हाँ, मुझे लड़ने के अलावा इस मामले को सोल्व करने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। इन दोनों की गर्मी बढ़ती जा रही थी और भाई किंग क्या कहता है कि भाई तुम रॉक पेपर सीजर खेल लो। लाइक सीरियसली भाई कोई सेंस है इस बात की? भाई एक लड़ाई शुरू देखो कहाँ पे हुई है, उसके लिए इतनी बड़ी बैटल हुई है और तुम एंड कर रहे हो उसे रॉक पेपर सीजर पे। भाई तुम्हारी मेरी तरह यहाँ पर सभी लोग शौक में थे। किंग कहता है अगर तुम इस मामले को इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते तो विल को मैं अपनी टीम में रिक्रूट कर लूंगा। समझ आई? अब चुप करके रॉक पेपर सीजर करो, मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ। और ये दोनों इस पर राजी हो जाते हैं और रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं। जियो कहता है फाइन लेट्स डू दिस। अल्फारिया कहती है आई विल डिफीट यू फेयर एंड स्क्वायर। अब ये दोनों रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं। जूलियस कहता है ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ पर हो रहा है, ये सब तुम्हारा कसूर है। और हमें दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है जो भाई कांपते कांपते रॉक पेपर सीजर कह रहा होता है। विल जूलियस से पूछता है जूलियस क्या तुम मुझे समझा सकते हो यहाँ पे चल क्या रहा है? एंड हमें रिजल्ट दिखाया जाता है। क्यों भाई क्यों? ये देखकर भाई मुझे राइटर पर ही गुस्सा आ रहा है। राइटर भाई क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी? अल्फारिया यहाँ पर हार जाती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और जियो अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है। जियो विल के कंधे पे हाथ रखकर उसको यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन एल्फी विल को पकड़कर रोने लगती है और कहती है मैं तुम्हें विल को नहीं ले जाने दूंगी, विल सिर्फ मेरा है। विल अल्फारिया को गले से लगाता है और सोचने लगता है मैं अकेला नहीं था जो अकेला था। वाह क्या बात है, मैं अकेला नहीं था जो अकेला था। अल्फारिया ने खुद अपने दम पे टावर में जगह बनाई और टॉप पोजीशन हासिल की। उसने भी मेरा 6 साल इंतजार किया है। मैं तुम्हारा इंतजार और लंबा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अबे जानवर, ये सब देखने के बाद भी तुझे कोई असर नहीं हो रहा भाई? बंदा कोई तरसी खा लेता है। सही बता रहा हूँ भाई, एक नंबर गवा रही है। विल एल्फी को कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अल्फारिया दोबारा से रोने लगती है और ये आंटी आकर अल्फारिया को यहाँ से ले जाती है। जियो बड़ी हैरानी के साथ विल को कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतनी आराम से मेरे साथ चलोगे, मुझे लगा था मुझे तुम्हें लात मार के यहाँ से रोते हुए घसीटते हुए लेके जाना पड़ेगा। विल कहता है कि अगर मैं इनकार करता तो अल्फारिया मेरे साथ खड़ी होती और इन सब चीजों के दौरान उसे तकलीफ से गुजरना पड़ता। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा के बाद तुम अल्फारिया से कभी नहीं लड़ोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ ये वादा नहीं कर सकते, मैं यहाँ अभी और इसी वक्त तुम्हें हरा दूंगा और अल्फारिया को ज्वाइन कर लूंगा। भाई ये था ना भाई मूवमेंट, भाई मैं कहता हूँ प्योर गूज़बम्प्स मूवमेंट। भाई मुझे लगा नहीं था भाई विल कुछ ऐसा कह सकता है, लेकिन मजा आ गया भाई इस मूवमेंट पे। जियो विल की बात मान जाता है और उसे अपने थंडर फैक्शन में स्काउट कर लेता है। जियो कहता है कि अपनी कमर कस लो, तुम्हारा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। विल भी लाइक अबे बड़े मुश्किल वक्त सही है, कितना ही मुश्किल हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, हमें टावर के एक अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टावर में आने वाले न्यू मेजिस को इकट्ठा किया होता है। जूलियस विल से कहता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अल्फारिया के इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम आइस फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर सके। और वो विल को उसके गॉगल्स देने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी थंडर फैक्शन में जाने की वजह से मुझे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जब मैं अल्फारिया को चुप कराने की कोशिश करता हूँ तो वो और रोने लगती है और जाने की बात करने लगती है। पूरे फैक्शन ने मिलकर उसको रोका है और इसका असर हमारे पूरे फैक्शन पर पड़ रहा है। विल कहता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन शुक्रिया मेरा चश्मा वापस करने के लिए। विल के बगल में ही लिहाना भी बैठी होती है। विल उससे पूछता है कि लिहाना तुम इतनी घबराई हुई परेशान क्यों दिख रही हो? जिस पर लिहाना कहती है कि तुमने भी अब थंडर फैक्शन ज्वाइन कर लिया है तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, कमर कस लो, बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अगले पैनल में ये लड़की आई थी शार्लेट ही है, ये पूछती है कि किसी को पता है यहाँ पर क्या होने वाला है। विल कहता है यहाँ पर जिन भी न्यू मेजिस को रिक्रूट किया गया है उनको यहाँ बुलाया गया है। सियोन कहता है हाँ आई एम श्योर ये कोई असेंबली टाइप ही होगा जहाँ पर हमें रूल्स बताए जाएंगे। विग्नोल कहता है हाँ आखिर की जगह अकेडमी से चेंज है तो यहाँ पर इसके अपने कुछ कायदे कानून होंगे। तभी ये छोटी विच एडिटोरियम में आ जाती है और सभी को मुबारकबाद देती है सेलेक्ट होने पर और कहती है कोई भी पीछे नहीं रहा इस बार, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। जबकि ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि इस बार सभी लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन मैं अकेली ही हूँ जो यहाँ पर तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। वेल डन। और अगले पैनल में हमें ये 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनके बारे में ये विच कह रही है कि तुम्हारे पास एंडलेस पोटेंशियल है। अब ये कौन है पता नहीं, शायद आगे पता चले। विच कहती है अब हम गाइडेंस सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में सभी लोगों को बताया जाएगा कि आप टावर में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन ये साल थोड़ा डिफरेंट है जिसकी वजह से मैं आपको हाईली कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स दूंगी। जिसे सुनकर विल और बाकी सभी लोग थोड़े थोड़े शौक में थे। आगे विच कहती है कि तुम सभी को अपने फैक्शन की जासूसी करनी होगी, तुम्हें छोटी से छोटी चीज और हर छोटी से छोटी होने वाली बात पर नजर रखनी होगी और तुम्हें अपने फैक्शन मेट्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो और रिपोर्ट करो। जूलियस कहता है कि आखिर ये किस तरह के ऑर्डर्स हैं और तुम सबको याद ही होगा वो टर्मिनेलिया वाला सीन जो हुआ था, तो ये उसी सिलसिले में बात कर रही है। इन लोगों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी बेसिस पर इनको लगता है कि बंदा कोई टावर में से था जिसने उन विलन्स का साथ दिया। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो बंदा इनका लीडर हो और ये सब बातें ये लोग सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड में विच कहती है हम में से ही कोई गद्दार है और इस लास्ट पैनल के साथ एपिसोड नंबर 12 एंड हो जाती है और सीजन 2 भी यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।